देखो ज़रा, तो बेसिकली हमको क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर हमको ये बोला गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। इन सारे सिस्टम्स के अंदर 4 अलग अलग सिस्टम्स दिए हुए हैं। हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले अप्रोच किए हुए हैं। हमने वहाँ पे किया था एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है, एक एंड का फोर्स माइनस दूसरे एंड का फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हम लोग करते थे। वहाँ पर जो अपने पास पुलीज होते थे देवर आइडियल, उनके पास मास नहीं होता था, फ्रिक्शन वगैरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि भाई ये जो है ये डिस्क है बेसिकली। तो डिस्क है तो इसका मतलब, और मास और रेडियस भी दे दिया, तो इसका मतलब ये आइडियल नहीं रहे। तो आइडियल नहीं रहे तो अब जो हमने वहाँ एनएलएम में पढ़ा था वो यहाँ पूरा पूरा अप्लाई नहीं होगा, विद मॉडिफिकेशन से अप्लाई होगा। समझने की कोशिश करना। विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये वाला केस था, पहले तो हम लोग क्या कहते थे कि भाई ये जाएगा A2 से नीचे, ये जाएगा A1 से ऊपर, मान लेते हैं M2 हैवी है M1 से, ठीक। इस तरफ फोर्स हमारे पास क्या लगती थी M2G, और यहाँ फोर्स क्या लगती थी M1G। इधर हम टेंशन दिखाते थे T और यहाँ टेंशन दिखाते थे T। अब यहाँ देखो पहला चेंज क्या आया, एक तो टेंशन जो है वो डिफरेंट आएंगी, इट विल नॉट बी सेम। वहां पर क्या पढ़ते थे कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन रिमेन्स सेम, यहाँ ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, टेंशन डिफरेंट हो गई। दूसरा पॉइंट, A1 A2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके एडिशनली एक अल्फा आ गया। इसके एडिशनली अल्फा कैसे आ गया कि भाई जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा 2 वाला तो ये ऐसे घूमने लगेगी, तो ऑफ कोर्स क्या मिलेगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन हमने गलत बना दिया, इसका डायरेक्शन बनना चाहिए इस तरफ। क्या कोई डाउट समझ में, मतलब कोई पॉइंट, इतना क्लियर है। अब अपने को A1 A2 T1 T2 अल्फा पांचों में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है, ठीक। तरीका मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी ट्रिक है। आप ऐसे समझो कि इस पर्टिकुलर केस में क्या इतनी कहानी तो हमने पढ़ी हुई है कि भाई A1 इज इक्वल टू A2, एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा। इक्वल टू अपन क्या लिखते थे, जिस तरफ जा रहा है जो हैवी है M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, इतना ही तो लिखते थे। हमारे को एडिशनल दिखा क्या है, नया क्या चीज आया हमारे लिए, नया आया है डिस्क का मास, यही तो एडिशनल है। तो उसके लिए क्या I बराबर mr स्क्वायर होता है इन जनरल डायमेंशनली, तो m बराबर I बाय आर स्क्वायर होगा क्या। तुम सीधे सीधे डिस्क का मास क्या लिख देना, I बाय आर स्क्वायर। क्या अपने पास यहां से एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, बताओ। समझे बात को, बिल्कुल इजी है भाई। A1 A2 का पहले का फॉर्मूला था ही, एक एंड का फोर्स माइनस दूसरे एंड का फोर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 था। अब आपने क्या किया, एडिशनली डिस्क का मास ऐड कर दिया, जो कि कितना होता है I बाय आर स्क्वायर। तो आपको क्या नया फॉर्मूला निकल के आ गया एक तरीके से कि भाई A1 इक्वल टू A2 विच इज M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वायर। क्या समझ में आई इतनी स्टोरी, कोई कंफ्यूजन। कोई बोलता है सर अल्फा तो बाकी है, अभी तो हमने A1 A2 ही निकाला है। देखो हम क्या करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। हम कहते हैं कि भाई A1 A2 जो है क्या वो अल्फा इंटू आर के बराबर आते हैं। तो अब मेरे को अल्फा भी पता लग गया बेटा, कोई दिक्कत भाई, हमको अल्फा पता लग गया ना अब तो यहाँ से, तो अपना अल्फा का काम भी खत्म। अब रह गया T1 T2, अपन उस पर भी आते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। T1 T2 के लिए क्या मैं इस ब्लॉक की या इस ब्लॉक की इक्वेशंस लिख सकता हूं। इक्वेशंस कौन सी लिख सकते हैं हम लोग कि भाई एफ नेट इक्वल टू कितना एम ए, वो इक्वेशंस लगेंगी। तो अगर मुझे T1 चाहिए हो इन केस, तो T1 माइनस M1G इज M1 इंटू A1। सेम वे अगर मुझे T2 चाहिए तो कैन आई राइट M2G माइनस T2 इज M2 इंटू A2। ये तो NLM का पार्ट हो गया ना, इसका तो है ही नहीं कुछ स्पेशल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर भी अपन पूछा नहीं है, लिख लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि ठीक है अगर मुझे T1 T2 चाहिए कभी, तो फॉर T1 आई कैन यूज इक्वेशन T1 माइनस, जस्ट 1 सेकेंड, क्या लिखेंगे हम, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू कितना M1A। अच्छा A1 और A2 तो अब तो सेम आ ही चुके हैं,
कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मैं यहीं पर इसको और सॉर्ट कर दूं, हटा दूं ये वाला A1, ये हटा दूं A2, तो ये A1 A2 वाली कहानी हट के हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, A। कोई डाउट तो नहीं? जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, वापस इधर आते हैं। इसी तरह से अगर T2 चाहिए तो आई शुड राइट M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। क्या हो गया बेटा, क्लियर है? तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो अपने पास अल्फा आर A1A, ये तो यहां से आ गया A और अल्फा, और T1 T2 यहां से आ गया। क्लियर? कोई डाउट? तो पूछ अल्फा भी सकता है, पूछ A भी सकता है, पूछ T1 T2 भी सकता है। T1 T2 अपने को पता है अगर मेरे को A पता है, अल्फा भी मुझे पता है अगर मेरे को A पता है, और A का फॉर्मूला अपन ने सेम NLM वाला ले लिया, F नेट बाई टोटल मास, बस क्या ऐड कर दिया डिस्क का, I बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ? श्योर एकदम? ठीक है, तो अब देखो अपना ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसकी हेल्प से तुम 2, 3 और 4 ट्राई करके देख लो, इतना अपन कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना मेरी बात, कि जो चीज ट्रांसलेट कर रही है, यानी जिसके पास A और A है, उसका तो आप नॉर्मल मास जोड़ते हो, और जो चीज रोटेट करती है उसका आप क्या जोड़ते हो, I बाय आर स्क्वायर। जैसा कि इसके अंदर ये चलेगा, ये चलेगा, A और A रखेंगे, और ये क्या करेगा, घूमेगा, तो इसका M, इसका M, इसका I बाय आर स्क्वायर। इस केस के अंदर ये घूमेगा और ये नीचे आएगा। ये समझ पा रहे हो क्वेश्चन में, कि भाई यहाँ पुली से ब्लॉक टांगे तो घूमने लगेगी और ये ब्लॉक नीचे जाएगा, तो इसका M और इसका I बाय आर स्क्वायर। इस वाले केस में डिफरेंट हो गया, इट्स लाइक अ योयो। तो इसमें क्या किया, ऐसे घुमा के हमने ऊपर से छोड़ दिया, तो अनरोल होते हुए नीचे आएगा। अनरोल होते हुए अगर नीचे आता है तो ये ही नीचे जाएगा और यही घूमेगा भी, तो इसी का मास भी आएगा और इसी का I बाय आर स्क्वायर भी आएगा। इन शॉर्ट, जिसके पास A होता है हम उसका मास ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, और जिसके पास अल्फा होता है जो घूमता है उसका अपन I बाय आर स्क्वायर ऐड करते हैं। क्लियर है? पक्का? श्योर? अब एक बार के लिए तुम ना इसको लिखो और फिर इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 मिनट। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? क्या चीज? हाँ, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा आई किसके अबाउट लोगे, कभी भी लगोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिखो और ये तीनों पार्ट ट्राई करो, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो जरा ध्यान से सुनना, ये 3 क्वेश्चंस में अपन क्या कर सकते हैं। देखो, मुझे A चाहिए था, बट ऑब्वियसली दिस विल गो डाउन, दिस विल गो अप, 4 kg 2 से ज़्यादा है इसलिए, तो शुड आई राइट 4G माइनस 2G डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 प्लस, अच्छा ये तो वैल्यू ही नहीं दी, कोई बात नहीं, I की जगह MR स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, तो MR स्क्वायर बाई 2 बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो एक क्या चीज़, हाँ 4 प्लस 2 होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने ऐड करके लिख दिया। तो A का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 4G माइनस 2G इज 2G डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज 6 प्लस कैपिटल M बाई 2, कैपिटल M गिवन होगा तो ये भी आ जाएगा, इजी। क्लियर है? इसको देखो, ये A से नीचे जाएगा और ये अल्फा से रोटेट करेगा, इवन पूछा नहीं था, जस्ट बता दे रहे हैं हम लोग। ठीक, यहां मुझे अगर A बोला जाएगा तो शुड है राइट mg, एक ही एंड है तो एक ही एंड का फोर्स, डिवाइडेड बाय जो ट्रांसलेट कर रहा है उसका मास, और इसके लिए क्या आना चाहिए, MR स्क्वायर बाई 2 बाय आर स्क्वायर, सो इट विल रिड्यूस टू mg अपॉन m प्लस m बाई 2। कोई डाउट यहां तक? बढ़े आगे? ठीक है, ये पार्ट अपन साइड कर देते हैं। ठीक है,
ऑल राइट, लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा ना। ठीक है, ध्यान देना, लास्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, ये कहाँ से, ठीक, तो यहाँ पर हमें डिस्क वगैरह सब दिया हुआ था, वो सब हटाते हैं और अपन सिंपली ए की वैल्यू रखते हैं। क्या ये खुद ए से नीचे जाएगा और ये ऐसे अल्फा से अनरोल होगा, रोटेट करेगा? बिल्कुल। तो शुड आई राइट ए इक्वल टू, सबसे पहले नीचे पुल करने के लिए फोर्स कौन सी है? कैपिटल एम जी, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, क्या खुद नीचे आ रहा है तो एम, और खुद ही रोटेट भी हो रहा है तो साथ में प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या ये बन जाएगा एम जी अपॉन 3m बाई 2, एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इवेंचुअली विल हैव द वैल्यू ऑफ ए एस 2g अपॉन 3। क्या समझ में आती है बात? क्लियर? किस किस के तीनों सही हैं? ठीक है, अच्छा लास्ट वाला नहीं है, बाकी दो सही हैं। ठीक है, ठीक है, लास्ट वाला वापस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे थे कि ए का फॉर्मूला था एफ नेट बाई टोटल मास। एफ नेट तो इसका वेट नीचे लगेगा एम जी, मास ये खुद नीचे जा रहा है इसे, इसलिए इसका मास एम, और ये रोटेट भी कर रहा है इसलिए इसी का आई बाय आर स्क्वायर भी लग गया। समझे? मतलब इट इज पॉसिबल कि सेम बॉडी ट्रांसलेट भी करे और रोटेट भी करे। क्लियर? ठीक है, एक बार के लिए कॉपी कर लो तीनों के सोल्यूशन, फिर अपन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना एक तो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते हैं, फिर उसके ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट, ध्यान से सुनना, इजी है, मुश्किल नहीं है वैसे तो। देखो, हमने एक टर्म पढ़ी थी दैट वाज काइनेटिक एनर्जी, राइट? एंड काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी थी कि जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है, बेटा ध्यान देना प्लीज, अब जब हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो दिस काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन इज गिवन एज हाफ mv स्क्वायर, एकदम बेसिक, राइट? हम कह रहे हैं कि अगर काइनेटिक में ट्रांसलेशनल की जगह, बेटा ध्यान देना अच्छे से, रोटेशनल मोशन होता, ठीक है, रोटेशनल मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं? पहला, m मास को रोटेशन में क्या बोला जाता है? क्या एनालॉगस है रोटे? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड व्हाट अबाउट v का एनालॉगस क्या होता है? ओमेगा। क्या हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एक्सप्रेशन बन जाएगा? यानी प्योर ट्रांसलेशनल हुआ तो हाफ एम वी स्क्वायर, प्योर रोटेशन हुआ तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर कभी ऐसा हो गया कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल, करेक्ट, रोटेशन भी हो गया और ट्रांसलेशनल भी हो गया, तो ऐसे केस में एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। और इस पूरे ही केसेस में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आई किस एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा? अबाउट ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोले ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर ये पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल? फैन, सिंपल एग्जांपल, एक डिस्क अपने एक्सिस पे घूमे जा रही है। अपन एक काम करते हैं, इसे देखते हैं। सॉरी, ये क्या कर रहा है? प्योर रोटेशन। ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, क्योंकि ये घूम के नीचे आ रहा है ना, तो नीचे जा रहा है, दैट मींस इट इज ट्रांसलेटिंग। ए है इसके पास और अल्फा भी है, मतलब इसके पास रोटेशन भी है, ये दोनों कर रहा है, समझे? तो इसकी एनर्जी लिखनी पड़ी कभी, तो आई हैव टू राइट हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। केवल इसकी लिखनी पड़ी तो इट वुड बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लैरिटी है? ठीक है, तो आई होप यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को समझ लिया है, काइनेटिक एनर्जी के तीनों डिफरेंट फॉर्मेट्स, और ये देख लिया है कि यहाँ पे आई हमेशा ए ओ आर के अबाउट होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूँ।
अपन ने एक टर्म पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कब करते थे और क्या कहते थे उसमें? वेरी गुड। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0, तो यू आई प्लस के आई इज यू एफ प्लस के एफ, जहां पे यू का मतलब होता था पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारे लिए एक तो स्प्रिंग की फॉर्म में हाफ के एक्स स्क्वायर, और अगर हाइट होती थी तो एम जी एच, रेफरेंस एच ऊपर तो एम जी एच, रेफरेंस एच नीचे तो माइनस एम जी एच। कोई दिक्कत? ठीक ठीक, सुनते जाना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर सेम चीज हम अप्लाई कर सकते हैं कि इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज 0, देन क्या लिख सकते हैं? यू आई प्लस के आई इज यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। लेकिन एक हल्का सा फर्क है कि यहां जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो अपने को ध्यान देना पड़ेगा, यहां जो के होगा वो इस फॉर्मेट के हिसाब से चलेगा। सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर, सिर्फ रोटेट कर रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और दोनों कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। कोई भी कंफ्यूजन? मतलब ये लगाया जा सकता है। इनफैक्ट इसको अपन एक और फॉर्म में पढ़ते थे, किसी को ध्यान है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म और था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। एक फॉर्म का लॉस, दूसरे का गेन, याद है? एक बार के लिए तुम फटाफट से इसको कॉपी कर लो, ठीक है? फिर इसको कॉपी कर लो, फिर अपन इसके तुरंत बाद इसके क्वेश्चंस लेते हैं अपन। हाँ ठीक है, एक बार है ना डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। तो अभी ये अपन ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन अब कर सकते हैं अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क ना हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे सिलेबस में कौन सी होती है? फ्रिक्शन, करेक्ट? तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी डन। ये भी देख लिया था कि अगर प्योर ट्रांसलेशन है तो हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और दोनों है तो दोनों का सम। अब इसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से क्वेश्चन समझते हुए करना। रॉड ऑफ मास m and लेंथ l इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। दैट मीन्स क्या ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई? हॉरिजॉन्टल रिलीज करेंगे, रेस्ट पर है अभी, ठीक? कोई अभी इनिशियल एंगुलर स्पीड नहीं है। ये थोड़ी देर बाद जब ये थीटा एंगल रोटेट कर चुका होगा, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड, ये बताना है आफ्टर इट रोटेट्स बाय एंगल थीटा। तो थीटा एंगल रोटेट करने पे कितनी एंगुलर स्पीड है, ये क्वेश्चन था अपना। क्या इसका मतलब दिस इज आवर फाइनल पोजीशन? हमें जब इनिशियल फाइनल पता होगा तभी तो हम लिखेंगे यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। या क्या मैं सीधे लिख सकता हूँ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, वो अपने लिए और ज्यादा बेहतर है, थोड़ा कम एफर्ट लगेगा। देखो जरा ध्यान देना, क्या सेंटर ऑफ मास यहां था पहले और अभी सेंटर ऑफ मास कहीं नीचे आ गया, इस तरह से घूम रहा है? ऑल राइट, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं केवल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं सेंटर ऑफ मास का, तो ओवरऑल क्या वो इतना नीचे जाएगा? ध्यान देना बेटा प्लीज, ये सेंटर ऑफ मास तक जाएगा ऐसे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डिस्टेंस निकालना है तो मैं कह रहा हूं कि इसको निकालने के लिए क्या ये डिस्टेंस l/2 है? ये सब समझ पा रहे हो कि भाई ये जो डिस्टेंस है हमारा हिंज से सेंटर ऑफ मास तक, क्या ये l/2 है? l/2 थीटा की तरफ जाता है तो कॉस, और दूर जाते है तो साइन। तो क्या ये बनेगा l/2 साइन थीटा? सही है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? भाई इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो l/2 थीटा से दूर जाएंगे तो साइन थीटा। इज इट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, या जितनी हाइट से सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, क्या ये वो निकल के आ गया? एक बार हमें पता लग गया कि कोई m इतना नीचे आ गया तो क्या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh आ जाएगा? कोई कंफ्यूजन? ठीक, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां मैं लिख सकता हूं लॉस इन PE इज गेन इन KE। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखूं? mg। क्या l/2 साइन थीटा लिखना ठीक है?
और काइनेटिक एनर्जी में गेन। काइनेटिक एनर्जी में गेन का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल करूं? इनिशियली तो कोई काइनेटिक एनर्जी थे ही नहीं, फाइनली कितनी आ चुकी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या गेन आ गया? यहां से अगर देखें तो इसी स्टेप को यहां इलेबोरेट कर देते हैं। आई का एक्सप्रेशन क्या, एम एल स्क्वायर बाय 3 पढ़ा हुआ है, अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जो एच से पास कर रहा है। तो ये एम एल स्क्वायर बाय 3 साथ में कितना है, ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, कैंसिल होगा यहां से अगर अपन देखते हैं तो क्या L बाई 2 और एक L और बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या M से M कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास ओमेगा की जब बात करेंगे तो देखो ओमेगा कितना आएगा, अरे सॉरी, ध्यान देना प्लीज, है ना। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 से 2 तो कट ही चुका था, हाँ, डिवाइडेड बाय L और इस पूरे का रूट। क्या ये निकल के आएगा भाई, ये जो हमारे पास 3 था ये ऊपर जाएगा तो 3 इंटू जी इंटू साइन थीटा ये रहा, और ये जो एक L बच गया था वो डिनोमिनेटर में, और पूरे का क्या ले लेंगे, रूट। क्या यहाँ से हमको ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा? समझ में आई बात? फुल लेंथ लेके नहीं ले सकते क्योंकि पूरी रॉड का मास अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सब पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग आएगी। तो बेस्ट तरीका उसका क्या है कि आप सारा मास सेंटर पे मान लो, तो अभी एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर सकता है। कोई डाउट? क्लियर है बेटा सबको? पक्का? तो हमने कहा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। h का वैल्यू हमारे पास था L बाई 2 साइन थीटा, और I क्योंकि रॉड के एंड से एक्सेस पास कर रहा था तो इस एक्सेस के अबाउट कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3। क्लियर? समझते हो? अब देखो मैं इससे सीधे थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे बेस्ड है। क्या सेंटर ऑफ मास अभी यहां पर है और ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। कह रहा है यही रॉड जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी या ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, उस टाइम पे पूछ रहा है कि भाई वो रॉड का ओमेगा कितना होगा, यही पूछा जा रहा है इस तरह से क्वेश्चन। अरे बेटा कोई डाउट? यानी यहां पे ओमेगा बताना है हमको, करेक्ट। सेंटर ऑफ मास यहां से क्या ग्राउंड पे ही आ गया ऑलमोस्ट, तो कितना नीचे आया बताओ, L बाई 2। समझ में आती है सबको बात कि ये जो नीचे आया सेंटर ऑफ मास ये कितना आया, L बाई 2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफ दिस इज L बाई 2, अगेन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी mg L बाई 2, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ आई सॉरी ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? फिर से हम क्या लिख सकते हैं, mg L बाई 2 इक्वल टू हाफ आई की जगह वी कैन राइट एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू कितना, ओमेगा स्क्वायर। समझे? ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल उसी तरह से ऐसे कहा गया है कि देयर इज अ रॉड विच इज स्टैंडिंग वर्टिकली, जो नीचे वाला पॉइंट है वो स्लिप नहीं कर रहा है, कह रहा है रॉड डज नॉट स्लिप ऑन ग्राउंड, स्लिप नहीं करती है। तो जैसे इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये ऐसे गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो जब ये जस्ट हिट करने वाली है तब ओमेगा पूछा गया है। कह रहा है रॉड प्लेस वर्टिकली, और कह रहा है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एंगुलर स्पीड बताना है व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। तो अपन ने वही तो देख रहे हैं कि जब ये नीचे ऐसे घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, नीचे। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्या यहां से मैं डायरेक्ट ओमेगा का वैल्यू रख सकता हूं? ओमेगा हमें कितना मिलेगा, फिर से L बाई 2 कट जाएगा, mm कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3g बाय L। यहां पर देखो कितना था, 3g बाय L साइन थीटा। एक बार लॉजिक समझना, जब ये घूमेगा पूरा यहां से यहां तो 90 होगा, यहां भी एंगल अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 90। अब साइन 90 1 ही तो होता है, तो एक्सप्रेशन क्या है, सेम। मतलब एक रॉड हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आए या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आए, क्योंकि लॉजिकली सही भी तो है, सेंटर ऑफ मास तो ओवरऑल L बाई 2 ही नीचे जा रहा है दोनों केस। समझते हो बात को? कोई डाउट? क्लियर?
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है रिलेटिवली, समझते हैं एक बार। कह रहे ब्लॉक कनेक्टेड टू अ पुलिस रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी अभी ये रेस्ट पर है, 0 मीटर पर सेकेंड। कह रहे फाइंड इट स्पीड, स्पीड बतानी है जब ये कितना डिस्टेंस नीचे चले जाए, h, ये क्वेश्चन था। मतलब जब ये h हाइट नीचे जाएगा तब तक इसकी स्पीड v हो चुकी होगी, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। पर ऑब्वियसली बात है जब ये नीचे जा रहा है तो ये भी तो घूमेगा, तो ओमेगा इसका भी तो आएगा। कोई डाउट? पक्का? क्या इनिशियली हम रेस्ट पे था, बाद में ये भी घूमने लगा और ये भी चलने लगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है, mgh। ब्लॉक ही तो नीचे आ रहा है h हाइट, सही है, ध्यान देते रहो। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, इस हाफ mv स्क्वायर के अलावा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है डिस्क की, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सही है। देखते जाना ध्यान से, mgh, फिर आपको इसकी भी एक सिंपल ट्रिक बता दूंगा, हाफ mv स्क्वायर लेट इट बी 1/2 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। कैन वी राइट ओमेगा एज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर? बोले कैसे, v इक्वल टू ओमेगा r, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझते हो बात को? कोई डाउट तो नहीं? पक्का ना? मैं चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, हमने ये इसलिए लिखा बिकॉज v इक्वल टू ओमेगा r होता है। ठीक, अब अगले स्टेप पे आते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से अगले स्टेप पे आते हैं, तो वी कैन राइट mgh इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 1/4, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, क्या 1/4 mv स्क्वायर बच गया क्या? पक्का? बेटा ध्यान देते रहो। अब यहां से अगर अपन देखें तो 4 LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां से अपने को इवेंचुअली v का वैल्यू आएगा अंडर रूट एक काम कर रहा हूं मैं, इसमें एक छोटी सी चीज कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, समझना क्यों कर रहा हूं वो भी बताता हूं। ये जो 1/4 mv स्क्वायर था ना, इसको मैं लिखता हूं हाफ m/2 इंटू वी स्क्वायर, लिख सकता हूं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो लिख सकता हूं हाफ m/2, r स्क्वायर से r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, ठीक है, तो m हाफ m/2 वी स्क्वायर। अब यहां से जब v को लूंगा, ये 2 एलसीएम तो ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा 2 mgh। समझ रहे हो क्या किया, ये 2 यहां से हटा के ऊपर ले गया, नीचे कितना बचा m प्लस यहां क्या बचा m/2। अभी तक कोई दिक्कत है तो बताओ? अगर मान लो ये कैपिटल M 0 हो जाता, मतलब डिस्क आइडियल हो जाती जो अपन पहले करते थे, तो ये m/2 हट जाता, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाता, क्या v√2gh आ जाता? अपन ने कितनी बार पढ़ा हुआ है कि जब ब्लॉक h हाइट नीचे आता है तो कितना स्पीड था √2gh, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्क के पास भी मास था तो एक्सप्रेशन ये निकल के आ गया। समझिए बात को? कोई डाउट तो नहीं? इसको और कॉम्प्लिकेटेड दिखाना होगा ना, तो इस m को नीचे ले जाएगा, भाई m को पूरे से डिवाइड कर सकते हैं ना, m मल्टीप्लाइड में है, इस पूरे से डिवाइड, तो ये बनेगा 1 प्लस कैपिटल m/2m, तो वो और कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखाई देगी। तो वो आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या करना है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अपने को ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे, फिर उनमें से देख के अपने को चूज करना पड़ेगा या और इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। समझे? कॉन्सेप्ट जो है वो ये काम का है कि क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक जब नीचे आ रहा था तो ब्लॉक ने तो काइनेटिक एनर्जी गेन की, इसके साथ साथ जो डिस्क घूम रही है उसने भी एनर्जी ले ली, तो अभी तक तो mgh बराबर क्या होता था, हाफ mv स्क्वायर, v बराबर आ जाता √2gh, लेकिन अब mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों में मिलकर के जा रहा है। समझे? पक्का क्लियर है? कोई डाउट? श्योर?
ठीक है, एक बार अब आराम आराम से इसको समझ के अपनी कॉपी में लिखो, है ना, फिर जो डाउट आए वो मुझे बताओ, फिर उसको अपन दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक स्टेप समझ के करना, जो स्टेप नहीं आया उसको साथ के साथ पूछ लेना। ठीक है, इतना करो फिर देखते हैं आगे ना। ठीक है, ऑल राइट। देखो जरा, इसके बाद एक सिंपल सा नोट है, पर उसमें क्वेश्चंस मिलते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ऑल्दो है काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन, एक बार समझ लेना। नोट के अंदर लिखना हिंज फोर्स ऑन अ रॉड, hinge force on a rod. hinge force on a rod. ठीक है, देखो hinge force on a rod की बात करता हूँ। एक केस है जब रॉड हॉरिजॉन्टल है और एक केस है जब रॉड वर्टिकल है, ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों तीनों केसेस देख लेते हैं एक बार। ठीक, मुझे समझाने दो, अब बस मेन हेडिंग डाल के छोड़ दो, अब सुनना अच्छे से। यहां से शुरू करते हैं। देखो, दिस इज द हिंज, ठीक है, यहाँ पर एक हिंज है और हमें बोला गया है कि भाई ये जो है ये कितने से रोटेट कर रही है, ओमेगा से, ठीक है, हिंज के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। दिस इज द हिंज और एम मास इसका है और एल लेंथ है, तो बोला जाएगा कि ऐसा करने पर इस हिंज पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा। समझते हो बात को? हिंज मतलब जहाँ से पकड़ के रखा हुआ है। तो होता क्या है, जब ये हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रही है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन माना है अभी अपन ने, इट्स लाइक दिस, ये रॉड इस पॉइंट के बाद ऐसे ऐसे घूम रही है। समझ गए बात को? इस तरीके से प्लेन के अंदर, तो mg का कोई रोल नहीं है अभी इसमें। अब अगर ऐसा है, इसको भी अपन एक काम करते हैं ना, डायग्राम ऐसे बनाने की जगह ऐसे शो करते हैं, अब ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे ऐसे घूम रहा है, हमने कहा कि भाई इसका सारा का सारा मास कहाँ मान सकते हो, सेंटर पे। सेंटर पे अगर सारा मास मान सकते हैं तो क्या बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद आ रहा है कुछ, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, और इसको बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ हिंज फोर्सेस। सो डज दैट मीन कि यहाँ पे जो हिंज फोर्स आनी चाहिए दैट वुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। ईजी, कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का? तो ये वाला केस हमारे पास क्या रहा, हम लिख देते हैं रॉड रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो कोई रॉड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर रोटेट कर रही है, तो इस पर्टिकुलर रॉड के लिए पहला केस ले लिया हमने। डन। सेकंड केस, अगर मान लो हम यहां पर बात करते कि ये रॉड रोटेट कर रही है लेकिन वर्टिकल प्लेन में कर रही है, ठीक है, तो आप में से कोई बता सकते हैं क्या करना चाहिए? mg कहाँ लगा दूं? नीचे की तरफ। एडिशनली और कुछ लगेगा क्या? क्या लगेगा? अरे भाई घूम रही है तो कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। भाई इसी पिछले क्वेश्चन में तो यूज किया है कि जब कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो क्या लग रहा है, ये एक तरह से सर्कल में घूम रहा था तो क्या सेंट्रीफ्यूगल लिया था, ऐसे ये भी इस तरह से घूमेगा सॉरी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल लगना चाहिए बाहर। कितना लगना चाहिए? एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या आ जाएगा? हिंज फोर्स। फिर से अगर हमसे कोई पूछता है कि हिंज फोर्स कितना आएगा, तो कैन वी राइट दिस टाइम इट इज mg प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। कोई डाउट? अंडरस्टूड? इसी की जगह अब हम लेते हैं थर्ड केस। अब की बार इसको रिवर्स बना देते हैं कि भाई ऐसे केस में इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है, तो अब की बार ऐसे रोटेट कर रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक। तो अब की बार अगर देखेंगे तो क्या क्या फोर्सेस लग जाएंगी फिर से? mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे की तरफ,
सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, और हिंज फोर्स कहाँ लग जाएगा, नीचे या ऊपर, डिपेंडिंग ऑन कौन ज़्यादा है। अगर एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू एम जी से ज़्यादा हुआ तो नेट फोर्स ऊपर है, तो हिंज कहाँ लगेगा, नीचे। अगर एम जी इससे ज़्यादा हो गया तो जब नेट फोर्स नीचे तो हिंज फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। अगर हिंज फोर्स जीरो करनी है तो ये दोनों फोर्स क्या कर दें, बैलेंस। यही होगा, कोई डाउट? तो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि भाई एफ वाई प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। इनफैक्ट अपन ऐड कर देते हैं फॉर, ये मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है एक, एफ वाई इक्वल टू जीरो, एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। क्या बात समझ में आती है बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो नोट के अंदर ना पहला पॉइंट बना के लिखो। नोट के अंदर पहला पॉइंट, नोट में क्या लिखा था अपन ने, हिंज फोर्स ऑन रॉड। अब उसमें पहला पॉइंट लिखो, लिखना व्हेन द रॉड rotates when the rod rotates in a horizontal plane with angular speed omega. If the rod rotates in horizontal plane with angular speed omega about one of its ends, about one of its ends, about one of its ends, ठीक है, about one of its ends। बेटा ये वाला डायग्राम बनाओ, पहले वाला। ये वाला, बाकी दो पॉइंट्स की हेडिंग डाल देता हूँ तब तक। क्या बेटा, क्या यहाँ पे, नहीं ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर टू इंटू एल बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो एल बाई टू पे ही आएगा ना, इसलिए। ये लो बेटा, ठीक है। तो ये सेकंड केस है, व्हेन रॉड रोटेट्स इन वर्टिकल प्लेन विद ओमेगा। इसके दो केसेस हैं, एक बार रॉड जब वर्टिकली डाउन है और एक बार रॉड जब वर्टिकली अप है, ठीक है। ये भी भले ही मैं लिख देता हूँ, रॉड वर्टिकली
डाउन ईयर, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना करेंगे, इसको लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, रोलिंग मोशन।